हाँ भाई, देखें आप लोग। तो मानव में प्रजनन का जो 7 पार्ट है, 7 लेक्चर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहें, कोई समस्या नहीं। मैं हूँ, तो बायोलॉजी में कोई समस्या बिल्कुल ना करें। मेरी जवाबदारी है आपकी पढ़ाई इस समय। ठीक है। तो आपको मैं 6 पार्ट में शुक्राणु जनन की क्रिया बताई थी, और वहाँ मैं आपको स्पर्म बना के आया था। आप देखे होंगे, आपने स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिए होंगे। तो लास्ट में देखा होगा, मैंने आपके समक्ष लिखा हुआ था कि कायांतरण स्पर्मेटिड का। यदि आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से वैसे ही मतलब बता देता हूँ। शुक्राणु जनन की क्रिया, वृषण में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट स्पर्मेटिड का निर्माण बताया था, और स्पर्मेटिड के निर्माण के डायग्राम के द्वारा सीधे रेड कलर के नीचे देखोगे चल संरचना बनाई थी, जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है कायांतरण के द्वारा। लेकिन ये कायांतरण होता किस प्रकार से है, या कायांतरण किस प्रकार से होता है, तो ये आपको बताना है। आपको वहाँ 3 स्टेप बता के आया था स्पर्मेटिड के निर्माण में। पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, गुणात्मक प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा लास्ट में परिपक्वन प्रावस्था। जो आपको इस साइड जो बनाई हुई थी वो परिपक्वन प्रावस्था थी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप, और हम लोग इसमें कायांतरण, हाँ लिखा हुआ स्पर्मेटिड का कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। तो मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड में आपका जो स्पर्मेटिड मैंने बनाया हुआ था, ये स्पर्मेटिड अगुणित था। क्या था? अगुणित था, गोल है और अचल है इस समय। जबकि यह जो शुक्राणु होता है वह लंबा एवं चल होता है। तो इस गोल से लंबा एवं चल किस प्रकार से निर्मित होता है, किस प्रकार से बनता है, उसी क्रिया को, मतलब स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलने की क्रिया को कायांतरण कहा जाता है, या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड कहा जाता है। तो इसमें जो सिर्फ आपके लिए महत्व है, मैं सिर्फ उन्हीं संरचनाओं को यहाँ डायग्रामेटिक करूँगा। तो जैसे कुछ संरचनाएं, गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी बनाई, एक ये बनाया, और एक यही 3 जो संरचना है जो आप और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं इस प्रकार से। और ये, अब इन 3 संरचनाओं को मैं डायग्राम कर देता हूँ डायग्रामेटिक। देखिए, गोल्गी बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सेंट्रोसोम। और ये तो आपका मैंने और कुछ नहीं बनाया, ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है। ये आप चाहें तो यहाँ साइटोप्लाज्म। ये 4 संरचनाएं आपके सामने बनाई हैं। जैसा यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव्य, और ये सेंट्रो। बेटा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है बाईलिंगुअल के लिए, तो हिंदी भी लिखूंगा और इंग्लिश भी लिखूंगा, चाहे समय लग जाए। गोल्गी बॉडी, और ये केंद्र। तो जिनकी आवश्यकता है मैंने सिर्फ वही लेबल की है। तो अब आप देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्या किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इस साइड में बना लेता हूँ यहीं। तो परिवर्तन देखिए,
थोड़ा सा आप सब्र करेंगे बेटा। ये ये और ये और ये छोटी सी ये संरचना बनाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये आपके सामने इस गोल से, क्या इस गोल से अचल संरचना बनी जिसको स्पर्म कहा जाता है, और एक शुक्राणु जनन की क्रिया में 4 स्पर्म या 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसमें जैसा कि आपने लिखा कि इसका अगला जो भाग है सबसे पहले लंबा होता है, या सबसे पहले लंबा होता है, तो उसका न्यूक्लियस, उसका जो केंद्रक होता है वह भी लंबा होता है। तो ये केंद्रक है, इसको भर दें। ये न्यूक्लियस लंबा हो गया, लगभग अगले भाग को घेरे हुए रहता है पूरा लंबा होकर। इसके अगले भाग पर जो न्यूक्लियर पॉइंटेड भाग होता है, वहाँ जो गोल्गी बॉडी इसकी पाई जाती है, वह गोल्गी बॉडी एक्रोसोम क्या बनाते हैं, एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। और यह एक्रोसोम वह संरचना होती है जो अंडे को भेदने का कार्य करती है। तो ये केंद्रक या न्यूक्लियस बन गया, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम लिखे हुए देख रहे हैं आप, जो सेंट्रोसोम होते हैं, आपको 11th में पढ़ा होगा, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रोसोम का विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 सेंट्रियोल अलग अलग होते हैं। तो एक सेंट्रियोल केंद्रक के या न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, जिसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है। और दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वह समीपस्थ सेंट्रियोल के पास में होता है, जिसको डिस्टल सेंट्रियोल क्या कहा जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। इसको दूरस्थ सेंट्रियोल होता है ये। अब यह जो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है वह आगे चलकर मध्य भाग में एक जो रेड कलर की संरचना बनाई है, जिसको एक्सियल फिलामेंट, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सियल, ये वाली संरचना, इसको अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ही माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो संरचना बनी हुई है देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो संरचना होती है वो सर्कलाकार आकार की चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सियल फिलामेंट के ऊपर एक संरचना बनाते हैं जिसको नेवेन कर्म कहते हैं। यह नेवेन कर्म जो संरचना होती है वह शुक्राणु को चलने के दौरान ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती, एनर्जी प्रोवाइड के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपका ये जो गोल और अचल जो स्पर्मेटिड का निर्माण था वह मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिड के कायांतरण के द्वारा एक चल और लंबे धागे जैसी संरचना में बदल जाता है। तो विशेष ध्यान रखें कि ये 2 का ही काम है, प्रॉक्सिमल पीछे बना और जो दूर बनता उसको दूरस्थ या डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल ही एक्सियल या अच्छी तंतु बनाने का कार्य करता है, एक्सियल फिलामेंट बना रहा और पूरी जो टेल बना रहा है, ये बेटा जो पूंछ बनी ना, ये वाजल बने, जो इसी के द्वारा डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा ही या दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा ही बनाई जाती है। और अच्छी तंतु के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया
नैविन कर्म नामक संरचना बनाने का कार्य करते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है जिसके फलस्वरूप एक चल एवं लंबी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। थोड़ा सा लाइट चली गई बेटा, इस वजह से डार्क डार्क दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है बेटा, ओके। तो अब मैं अगला जो पार्ट आएगा आपका, अगले पार्ट में मैं आपके सामने शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनाऊंगा। तो वो किस प्रकार से शुक्राणु की जो संरचना होती है कैसे होती है, और यह शुक्राणु किस प्रकार से कहाँ कैसे पहुंचता है, फीमेल एग को कैसे फ्यूज करता है, वह चीज़ मैं आपको लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।